ऐसा लगता है कि पढ़ना दुनिया का सबसे कठिन काम है। बहुत ही साधारण परिवार से था और मुझे गाँव देहात की पृष्ठभूमि से था मैं पिता के ऊपर आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा बोझ डालने नहीं चाहता था। मेरा पूरा जो एजुकेशन है वो सरकारी स्कूलों में हुआ है। तो जो कि बचपन से मुझे कहा था कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो मैंने भी शौकिया तौर पे बायो ले लिया। मैं 2 साल 12वीं क्लास में फेल हुआ हूँ। तो मेरे अंदर एक ये था कि यार कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है। मतलब कम से कम ऐसा हो कि हम गाँव से या हमारे आसपास के वातावरण में है उससे हट के करें। अगर आपने आज 500 मीटर से स्टार्ट किया है तो महीने भर, 2 महीने, 4 महीने बाद आप 5 किलोमीटर पे आएँगे ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर ब्रेकिंग और मैं हूं गौरव और कार्यक्रम है संघर्ष से शिखर तक। दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नए पुलिस अधिकारी के साथ। दोस्तों, इन पुलिस अधिकारी की कहानी बहुत ही ज़्यादा रोचक है। वो रोचक ऐसे है कि कई बार हम लोग छोटी सी असफलता में आकर आत्मघाती कदम उठा लेते हैं, लेकिन ये अधिकारी ऐसे हैं कि 12th में 2 बार फेल हुए। उसके बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी, पूरी मेहनत और ताकत से काम किया और फिर एक बड़े पुलिस अधिकारी के रूप में अपने परिवार का नाम रोशन किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लश्कर एडिशनल एसपी श्री गजेंद्र वर्धमान जी की, जो कि आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं। तो आज चलिए उनका स्वागत करते हैं और मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में। सर, आपका ग्वालियर ब्रेकिंग में बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। प्राथमिक शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो इस शिक्षा का स्तर कैसा रहता था आपका? टॉपर्स थे या बैक बेंचर्स थे? पढ़ाई में कभी फेल भी हुए हैं सर आप? मेरा पूरा जो एजुकेशन है वो सरकारी स्कूलों में हुआ है और ये तो नहीं कह सकता टॉपर, पर हाँ परिवार में एक जो अनुशासन होना चाहिए, व्यक्ति की एक लाइफ स्टाइल होना चाहिए, वो बहुत ही सुसंस्कृत और अनुशासित थी। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अव्वल पढ़ने में था या टॉपर्स था, लेकिन हाँ एक मीडियम टाइप का स्टूडेंट्स रहा हूँ और हमेशा मतलब पास होता चला गया। मतलब पर मेरी लाइफ में, करियर में एक ऐसा मोड़ भी आया जहाँ पे मैं 2 साल 12वीं क्लास में फेल हुआ हूँ। ये तो एक बड़ी ही अजीब वाकया है कि बचपन से आप पास होते रहे और 12th एक ऐसा क्लास होती है कि वहाँ से व्यक्ति का करियर का निर्धारण भी होता है कि आगे जाकर उसको अपने जीवन में क्या करना है। 12th में आप फेल हो गए थे। एक किताब भी बनी है 12th फेल, शायद आपने पढ़ी हो। आईपीएस मनोज शर्मा जी जो बॉम्बे में इस समय उनके ऊपर उनकी जीवनी है वो। तो 12th में फेल हो जाने के बाद, जैसा कि आपने बताया, क्या आपका मनोदशा थी और टीचर्स और पेरेंट्स क्या डांटा था, क्या रहा था उस समय? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने वो 12th फेल पुस्तक तो नहीं पढ़ी पर सुना बहुत ज़्यादा है मैंने, और काफ़ी मैं वो अधिकारी जो हैं वो भी वास्तव में फेल हुए थे और उसके बाद उनके लाइफ में एक टर्न आया और वो आज अपने एक करियर के शिखर तक हैं। तो मेरी लाइफ में भी जब मैं पहली बार 11th क्लास में सप्लीमेंट्री मिली थी, सप्लीमेंट्री से जैसे तैसे पास हो गया था, फिर 12th में लगातार 2 साल तक फेल होना। तो गांव का, चूँकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, तो गांव में एक माहौल चेंज हो जाता है कि आपके ऊपर एक तमगा लग जाता है कि ये तो आवारा किस्म का है, कि पढ़ता नहीं है। तो आपके ऊपर एक छाप बन जाता है कि कोई भी माँ बाप कहेंगे कि अरे उसके साथ नहीं रहना, इस टाइप की एक इमेज बनी थी। तो वहाँ मुझे निश्चित रूप से पीड़ा भी हुई। कई सारे लोगों के समाज में ऐसी नेगेटिव जो धारणाएँ बनती है या आपसे दूर रहने के लिए कहा जाता है, तो तकलीफ़ तो निश्चित रूप से होती है। तो वहाँ से मैंने अपने आप को साबित करने के लिए फिर एक अलग से मेहनत करना स्टार्ट किया और उस मेहनत को मैंने एक्सपोज नहीं किया। मैंने बताने की कोशिश नहीं की कि हाँ मैं अब वापस से पढ़ने लग गया हूँ या एक अच्छा बच्चा बन गया हूँ। अपने आप को साबित करने के लिए मैंने मेहनत की, फिर से अपने आप को बदला, चेंज किया और जब सक्सेस आने लगी तो अपने आप माहौल बदल गया। 12th के बाद जहाँ तक मुझे जानकारी, आपने एग्रीकल्चर शायद सब्जेक्ट को चुना था, है ना? तो एग्रीकल्चर, आप ग्रामीण परिवेश से थे, इसलिए आप कृषि विभाग में जाना चाहते थे या कोई अन्य वजह थी? नहीं, एक्चुअल में इसकी वजह ये थी कि मैं जब 12th में फेल हुआ तो बायो सब्जेक्ट था मेरा। बचपन से एक, जैसे कई बार माँ बाप आपको एक सपना दिखाने लगते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है। तो चूँकि हमारी अंदर की इच्छा क्या है, हम क्या चाहते हैं, कई बार वो हम उसको उभार नहीं पाते और बाहरी वातावरण जो आपको दिखाने लगता है हम उसकी ओर दौड़ने लगते हैं। तो चूँकि बचपन से मुझे कहा था कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो मैंने भी शौकिया तौर पे बायो ले लिया। हो सकता है कि बायो
या फिजिक्स या केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ मैं उतना अच्छा से सहज नहीं हो पाया, उसका परिणाम ये हुआ कि मैं फेल हो गया। अब चूँकि फेल हुआ, समाज में एक आपके प्रति सोच बदली, तो पहला टारगेट तो ये था कि जैसे तैसे पास हो जाए। क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि का था, कृषि से जुड़ा हुआ था, तो मेरे लिए वो सब कुछ बहुत आसान था। तो मेरा पहला टास्क जो था वो 12वीं क्लास पास करना था। तो ऐसी स्थिति में मैंने एग्रीकल्चर लेना ज़्यादा ठीक समझा और सक्सेस भी मिली। उसको करने के बाद एग्रीकल्चर लेने के बाद फिर आपको कॉलेज में भी शायद आपने शिक्षा स्कूल या शिक्षक के रूप में भी काम किया है। फिर शिक्षक के दौरान फिर ऐसा क्या लगा कि आपको लगा कि मुझे पुलिस सेवा में आना चाहिए? कोई कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? मैंने कॉलेज ग्रेजुएशन होने के बाद कृषि विभाग में मैंने कुछ महीने तक, बहुत ज़्यादा समय तक नहीं किया, कुछ महीने तक मैंने गवर्नमेंट जॉब की है। उसके अलावा मैंने निःशुल्क जो स्कूल हैं उनमें मैंने निःशुल्क जो है सेवाएं भी दी है। तो ये सब करता रहा मैं, लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिमाग में, क्योंकि मेरे पापा टीचर थे, मेरे अंकल जो है एक उद्यान अधीक्षक थे और बाकी अंकल भी सेवाओं में थे, गांव में और भी लोग सेवाओं में थे, पर सब कहीं न कहीं या तो पटवारी थे या शिक्षक थे या ग्राम सेवक थे, इस टाइप की। तो मेरे अंदर एक ये था कि यार कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है, मतलब कम से कम ऐसा हो कि हम गाँव से या हमारे आसपास के वातावरण में है उससे हट के करें। तो मैंने सिविल सेवा को चुना और चूँकि सिविल सेवा में जब प्रयास किए तो मेरा पहली बार तो मेरा महिला बाल विकास में हुआ था। मैंने करीब 4.5 साल तक महिला बाल विकास में सेवाएं दी है। उसके बाद जो नेक्स्ट पीएससी आई तो उसमें मेरा डीएसपी में हो गया और मैं यहाँ जब सेवा करते करते लगा कि नहीं यार, ये सेवा एक ऐसी सेवा है जहाँ आप डायरेक्ट जनता को या पीड़ित व्यक्ति को आप राहत दे सकते हो। कई छात्रों का पहली बार क्या 2-3 बार दे देते हैं तब भी नहीं हो पाता है, मेहनत बहुत करते हैं। तो आपका पहली बार में ही, जैसे आपने बताया, महिला बाल विकास अधिकारी के रूप में चयन हो गया था। तो तैयारियां आपकी किस तरह की रही थी उस समय? क्योंकि युवा अवस्था में मन भटकने का भी दौर होता है। आपने खुद को कैसे उस समय संयम रखा और कैसे तैयारियां की कि आपका पहले प्रयास में ही सिलेक्शन हुआ? नहीं, एक्चुअल में पहला प्रयास में सिलेक्शन नहीं हुआ। पहली बार मेरा महिला बाल विकास में, मेरा 3rd अटेम्प्ट में जो है महिला बाल विकास में हुआ। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मन का भटकाव होना या ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। क्योंकि मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि कैरियर जो है एक मैराथन दौड़ की तरह है। जैसे मैराथन दौड़ का धावक जो है अपनी एनर्जी को सेव करके चलता है, क्योंकि उसे एक लंबा रास्ता तय करना है, एक लंबी दूरी तय करना है। अगर वो 100 मीटर की तरफ पूरी एनर्जी लगा देगा तो उसके लिए मैराथन मतलब दौड़ कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। तो कैरियर भी एक मैराथन दौड़ की तरह है, जहाँ आपको अपनी एनर्जी को सेव करके चलना पड़ता है। कई बार मैंने आजकल के माता पिता को देखा है कि वो बच्चे के परसेंटेज के पीछे भागते हैं कि नहीं, फलाना बच्चा 92% लाया है, 95% लाया है, तो तुमको उससे 2% अधिक ही लेके आना है। तो क्यों? परसेंटेज के पीछे भागने के चक्कर में बच्चा कई बार जो है हतोत्साहित हो जाता है, या ये कहें कि वो 100 मीटर की रेस की तरह दौड़ने लगता है। और कई बार पढ़ते पढ़ते या इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक समय के बाद उसमें अंदर से वो जो रुझान होता है वो शायद कम होने लगता है। तो मेरा कहना ये है, मेरा ऐसा सोचना है कि व्यक्ति ट्रैक पे होना चाहिए। जैसे रेलगाड़ी अगर ट्रैक पे है तो गति की कोई दिक्कत नहीं है, कभी वो स्पीड पकड़ लेगी। लेकिन अगर उसने ट्रैक ही छोड़ दिया तो वापस पटरी पे लाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही एक करियर है कि अगर व्यक्ति ट्रैक छोड़ दिया, यानी कि अगर उसने अनुशासन को छोड़ दिया या वो अपने करियर से भटक गया है या गलत आदतों में या संगत में पड़ गया है, तो उसको फिर वापस ट्रैक पे लाना वैसा ही मुश्किल है। तो मेरा ये है कि परसेंटेज के पीछे न भागते हुए हम एक सही लाइन पे रहें, एक सही ट्रैक पे रहें, तो सफलता तो किसी भी दिन हासिल की जा सकती है। सर, मैं सफलता की ही जानना चाहूँगा कि आपने कोचिंग ली थी या सेल्फ स्टडी करती जिसके द्वारा आपका सिलेक्शन हुआ? मैंने सेल्फ स्टडी की है, क्योंकि उस समय भी कोचिंग का एक ज़माना था और निश्चित रूप से कोचिंग से फ़ायदा होता होगा, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन चूँकि मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से था और मुझे गाँव देहात की पृष्ठभूमि से था तो मैं पिता के ऊपर आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा बोझ डालने नहीं चाहता था। और मुझे लगा कि अगर बाहर जाऊँगा, कोचिंग करूँगा, तो हो सकता है कि उनके जेब पे अधिक दबाव पड़े। तो मैंने सेल्फ स्टडी करी और घर से की, और हो सकता है यही एक बड़ी वजह रही हो कि मुझे तीसरे प्रयास में पहली बार महिला बाल विकास अधिकारी की पोस्ट मिली थी। ट्रेनिंग के दौरान सर कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आप शेयर करना चाहें? कि कई बार देखने में आता है ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है, पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है डीएसपी लाइन की बहुत हार्ड होती है, रनिंग कराते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर किसी की रेगुलर रनिंग नहीं है, जैसे ऐसा ही किसी ने तैयारी की तो वो रनिंग करके ही निकलेगा, लेकिन जब इसमें सिलेक्शन होता है तो इतना ज़्यादा फिजिकल टेस्ट नहीं लिया जाता।
वो तैयारी के दौरान कुछ ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आया हो या मुश्किल लगा हो कुछ? सही कह रहे हैं, क्योंकि बाकी जो पुलिस विभाग में भर्तियां होती है, जैसे सब इंस्पेक्टर से हो या नीचे आरक्षक लेवल से हो, तो उनको पहले से ही फिजिकल वर्कआउट पे ध्यान देना पड़ता है। लेकिन डीएसपी ऐसा है कि व्यक्ति का सिलेक्शन पहले होता है, उसके बाद करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से ट्रेनिंग के दौरान शुरुआती दिनों में करीब 15-20 दिन तक तकलीफ आती है, लेकिन जब आप धीरे धीरे स्टेमिना जब डेवलप हो जाता है तो आपको ईजी लगने लगता है। तो आज भी मैं फिजिकल वर्कआउट पे उतना ही ध्यान देता हूँ जितना उस समय देता था। नौकरी के बाद बात करेंगे, आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है विवाह का। तो अक्सर देखने में आता है कि जब व्यक्ति एक अच्छे पद पर पहुंच जाता है तो माता पिता की कम सुनता है, और युवा अवस्था भी होती है तो प्रेम होना भी लाजमी है किसी न किसी से। तो आपका सर क्या था, प्रेम विवाह हुआ या अरेंज मैरिज हुई, क्या रहा था सर? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज है, और मतलब मैं माता पिता के प्रति हमेशा ही कृतार्थ रहा हूँ, और मेरे पिता के प्रति जो सम्मान है वो शुरू से ही बना रहा है, और आज भी उतना ही सम्मान है। और चूँकि मैं उन्हीं से हर प्रेरणा मुझे मिली है और उन्हीं के नक्शे कदम पे मैं चलता आया हूँ, तो निश्चित रूप से माता पिता के प्रति एक सोच, सम्मान, आदर वो तो होना ही चाहिए, आज भी है। और मेरी जो वैवाहिक संबंध है वो बिल्कुल परिवार की, दोनों परिवार की इच्छा से और सामाजिक तौर तरीके से हुई है, और आज भी अच्छे से निभ रहे हैं हम दोनों के बीच में। सर फिल्में देखते हैं आप कभी कभी? हाँ, कभी कभी, मतलब बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, पर फिर भी कभी कोई अच्छी पिक्चर आई हो, मोटिवेशनल टाइप की हो या बहुत अच्छी हो, तो निश्चित रूप से देख लेता हूँ। फिल्मों में अक्सर देखते हैं कि पुलिस अक्सर घटना के बाद ही पहुंचती है, जब पूरा कार्यक्रम हो जाता है और अपराधी लोग भाग भी जाते हैं। और एक कहावत भी अक्सर पुलिस ऑफिसर हुए हैं या वहाँ के लोग बोलते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आप इस बारे में सर क्या कहना चाहेंगे कि पुलिस वास्तव में लेट पहुंचती है या कानून के हाथ लंबे होते हैं? ये जो कहावत है ये गलत है? नहीं, कानून के हाथ लंबे होते हैं ये तो काफ़ी हद तक ठीक बात है, क्योंकि एक अपराधी जो घटना करता है, तो अपराधी कितना भी शातिर हो, घटना करने के बाद कुछ न कुछ सुराग तो निश्चित रूप से छोड़ के जाता ही जाता है। एक अच्छा पुलिस अधिकारी जो है उसकी व्यावसायिक दक्षता इसी बात में है कि जो अपराधी घटना स्थल पे अपना सुराग छोड़ के गया है, उस सुराग तक वो पहुँचे, डिटेक्ट करे, अच्छी विवेचना करे और अपराधी तक पहुँचे। अब रही बात पुलिस की घटनास्थल पर देर से पहुँचने की बात, तो बात देर से पहुँचने की नहीं है। आजकल तो 100 डायल वगैरह आ गई हैं, तुरंत क्विक रिएक्शन होने लगता है। लेकिन देर से पहुँचने का इसलिए है कि चूँकि जब तक घटना की सूचना पुलिस तक नहीं आएगी तब तक निश्चित रूप से पुलिस पहुँचेगी नहीं। और क्रिमिनल तो बहुत शातिर किस्म का होता है, उसको पता है कि वो जिस क्राइम करने जा रहा है उसके बाद उसके पीछे पुलिस को लगना ही लगना है, तो निश्चित रूप से वो फटाफट ताबड़तोड़ घटनाक्रम को करेगा और स्पॉट से भागने की कोशिश करेगा। और निश्चित रूप से जब तक पुलिस के पास सूचना आती है और घटनास्थल पर पहुंचते हैं, तब तक ज़्यादातर मामलों में अपराधी उस सरहद को पार कर चुका होता है। इसलिए समाज में एक या फिल्मों में एक इस सीन को बनाने लगते हैं कि पुलिस जो है हमेशा घटना पे लेट पहुंचती है। सर जो लोग तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी की या यूपीएससी की, वो इस कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो आप उन्हें सर क्या संदेश देंगे उनकी तैयारियों को लेकर, या वो कैसे अपने आप को खुद को मोटिवेट कर सकते हैं? जैसे आपने अभी चर्चा के दौरान कहा था कि पढ़ना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, सारे काम आसान है, और ये जो पोस्ट हैं इनमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत घंटों तक लगातार पढ़ना पड़ता है। तो उन्हें सर आप कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो पढ़कर अपना मन लगा पाएँ? बिल्कुल सही बात है। मैंने जैसे बातचीत के दौरान बताया था, वाकई सही बात है। मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ना दुनिया का सबसे कठिन काम है, क्योंकि कई सारे काम हैं जहाँ पे आपका सिर्फ शरीर काम करता है। अगर काम के दौरान मन भटकता भी है तो काम में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आता, लेकिन पढ़ाई ऐसी है कि अगर आपको तन के साथ साथ मन को भी लगाना है। आपको बैठना तो पड़ ही रहा है, लेकिन मन को भी लगाना पड़ रहा है। अगर मन 5 मिनट के लिए भी आपका अगर भटक गया तो उस 5 मिनट के दौरान आपने क्या पढ़ा आपको कुछ नहीं पता है। तो अगर आप जब पढ़ते हैं तो आपको घंटों तक पढ़ना है, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। 6 घंटे तक तन और मन को एक ही जगह स्थिर करना, ये वाकई कठिन काम है। और ये तभी हो सकता है जब आपकी प्रैक्टिस हो। धीरे धीरे, ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति पहले दिन से ही अगर पढ़ने बैठे तो एकदम से 6 घंटे बैठ जाए।
हो सकता है पहली बार में उसका 2 ही घंटे मन लग रहा है, लेकिन निश्चित रूप से अगर वो धीरे धीरे कोशिश करेगा तो उसका, जैसे हम फिजिकल में अपना स्टेमिना की बात करते हैं कि जैसे हम शुरुआत में 500 मीटर रनिंग कर पा रहे, जरूरी थोड़ी कि आप एकदम से 5 किलोमीटर रनिंग करें। अगर आपने आज 500 मीटर से स्टार्ट किया है तो महीने भर, 2 महीने, 4 महीने बाद आप 5 किलोमीटर पे आएंगे ही, बशर्ते आप लगे हुए हैं। सेम टू सेम पढ़ाई पे भी यही बात लागू होती है। हम अपनी लाइन पे रहें, अच्छी आदतों को मेंटेन करें और पढ़ाई के लिए निरंतर प्रयास करते रहें, तो निश्चित रूप से तन और मन दोनों लगेगा और वो चीज़ भी डेवलप होगी। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस विश्वास कायम होना चाहिए। मन लगाने की आपने बात कही है, तो आपकी जो उपन्यास है जो आपने लिखे हैं, कहिए मंजिल से इंतज़ार करें, आसमां, और भी थे, अनामिका, और ना जाने कौन कौन से आपने लिखे हैं, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और मन को कैसे लगा पाए? क्योंकि लिखना इतने बड़े उपन्यास एक पुलिस अधिकारी के दौरान, क्योंकि बहुत ड्यूटी के दौरान बहुत सारा वर्कलोड भी रहता है और समय निकाल कर वो लिखना एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो वो समय निकाल कर उस समय में मन लगा कर लिखना, ये सर कैसे संभव हो पाया? ये बिल्कुल सही बात है कि लिखना थोड़ा सा कठिन है, और ख़ास करके पुलिस सेवा में रहते हुए। तो ये चूँकि मेरे लिखने की जो शुरुआत हुई है एक उपन्यास के रूप में, वो कोविड काल से हुई है। कोविड में वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा था, प्लस सैटरडे संडे के अवकाश भी थे। तो चूँकि मैं ऐसी जगह रहा हूँ जहाँ कार्य की बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं थी, थोड़ा सा चुनौतियाँ भी कम थी, तो मैं अमूमन संडे को लोग अवकाश का लाभ लेते हैं या अपने दूसरे कामों को निपटाते हैं। मैं लेखन के ऊपर उस दिन, उस समय को यूज करता था और लिखने का प्रयास करता था। लिखने के लिए ये सही है कि मैंने पहली बार 2021 में अपनी पुस्तकें लिखी है, लेकिन कहीं न कहीं लिखने की रुचि मुझे बचपन से थी। जब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होता था, भावुक होता था, या मतलब जैसे खुशी का माहौल हो या कोई किसी कारण से तनाव में हूँ या कोई पीड़ा हुई है, तो जो विचारों का प्रभाव उस समय आता है, मुझे पता होता था कि ये प्रभाव क्षणिक है, कुछ समय तक है। अगर इन्हीं प्रभावों को अगर मैं टाल दूँ कि नहीं इनको कल लिखूँगा, तो शायद नहीं लिख पाऊँगा। तो ये बात उस समय थी, तो मैं कभी भी जैसे मान लो किसी बात से दुखी होता था या खुश होता था तो तुरंत उसको लिख लेता था। तो ये आदत मेरे अंदर शुरुआत सही थी। कोविड काल के दौरान जब मुझे वक्त मिला तो मैंने एक पुस्तक लिखने की कोशिश की, और जब लिखते लिखते वो आकार उसका बढ़ता चला गया तो एक पुस्तक का रूप ले लिया उसने। तो जब पहली पुस्तक आई तो उसके बाद लगा कि मुझे और भी कोशिश करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे लश्कर एडिशनल एसपी श्री गजेंद्र वर्धमान जी, जिन्होंने कि अपनी ज़िंदगी से जुड़े बहुत सारे किस्से हमारे साथ शेयर किए। उन्होंने बताया कि 12th में वे 2 बार फेल हुए। फेल होना एक निराशाजनक बात है, कई बार लोग निराश होकर आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लेते हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दोबारा से बराबर मेहनत की, और मेहनत करने के बाद एक बड़े मुकाम तक पहुँचे, वो भी ग्रामीण परिवेश में पल बढ़ने के बाद भी। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ग्वालियर ब्रेकिंग, सबसे पहले सबसे सटीक।